नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एग्ज़ाम T20 चैनल पर मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं रिव्यू ऑफिसर या फिर PCS जैसे एग्ज़ाम्स की, जिनमें भी आप NCERT सोचते हैं पढ़ने की ज़रूरत है, वो सभी बच्चे इस चैनल से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ इसमें चल रही है और साथ में हिस्ट्री और हिंदी की क्लासेस भी आ रही हैं। आप चैनल पर विज़िट कर सकते हैं और क्लासेस देख सकते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करते हैं, आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ सकते हैं। लास्ट क्लासेस जो चल रही हैं उसमें हम लोग 9th क्लास के NCERT कवर कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के लिए। आज जो चैप्टर है वो है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय मानसून के बारे में, भारत की जलवायु कैसी है और मानसून के बारे में हमने पढ़ा था। सारी ऋतुएं भी जानी थी, वर्षा का वितरण पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पिछली क्लास ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे रिलेटेड ही है ये चैप्टर। अगर हमें वर्षा का वितरण अच्छे से पता होगा तो हम वनस्पति को भी अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से वर्षा होगी और जिस हिसाब से सूर्यातप आएगा, मतलब जैसे सूर्यातप और जल की जो आवश्यकता है उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों को विभाजित करते हैं। वहाँ पर भूभाग जिसकी बात करेंगे, जैसा जल और सूर्यातप की अवेलेबिलिटी होगी उसी के आधार पर वैसी ही वनस्पति देखने को मिलेगी। तो आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में है, कि किस क्षेत्र में भारत में कैसी वनस्पति मिलती है और उस वनस्पति के आधार पर वहाँ कैसे वन्य प्राणी भी देखने को मिलते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाएगा टीक किस प्रकार की वनस्पति का उदाहरण है। इस तरह से टीक हो गया, देवदार हो गया, है ना, स्प्रूस है, कटीली झाड़ियाँ, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। आप अच्छे से इस चैप्टर को समझिए और प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने भारत की। हमारा देश भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। देखिए, जैव विविधता के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत क्या है, मुख्य देशों में से है। और लगभग यहाँ पर कितने प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं पौधों की, 47,000 से भी अधिक पाई जाती हैं। और इसी तरह इसलिए यह किस नंबर पे आता है, अगर जैव विविधता में देखा जाए तो भारत 10वें नंबर पे है, 10वें स्थान पर है। और एशिया के देशों की बात की जाए तो चौथे स्थान पे है। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नोट कर लीजिए। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल जिसको एल्गी बोलते हैं, कवक जिसे इंग्लिश में फंजाई भी बोलते हैं, ये पाए जाते हैं। देखिए, कुछ पौधे होते हैं जिनमें फूल आते हैं, जिनमें फूल नहीं आते उनके भी एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिए गए हैं, जैसे कि एल्गी हो गए, फंजाई हो गए, फर्न हो गए। ये सब किसके उदाहरण हैं, बिना फूल वाले पौधों के। तो अगर पूछा जाता है कि भारत विश्व के कुल फूलों के जो पौधे होते हैं उनमें कितना प्रतिशत है, तो भारत में 6% है। भारत में लगभग 90,000 जो जातियाँ हैं वो जानवर की तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। जैव विविधता का मतलब विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पे जीव पाए जाते हैं उनमें जो विविधता है उन्हीं को हम जैव विविधता बोल रहे हैं यहाँ पर। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या है, वह वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षत वनस्पति बोलते हैं। अक्षत वनस्पति जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप ना हो और वो क्या हो, वो स्वयं से पैदा होती हो। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो हैं, परंतु ये क्या है, प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मानव निर्मित वनस्पति है, मानव उगाते हैं। ठीक है, तो एक कृत्रिम बोली जा सकती है। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, देश में उत्पन्न हुई इसलिए देशज। लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हों उन्हें कैसे कहते हैं, विदेशज पौधे कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत के जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता किस कारण से है, ये हम कारण निम्नलिखित जो दिए गए हैं वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे धरातल के बारे में पढ़ते हैं, तो धरातल से भी
डिसाइड होता है कि कैसे यहाँ पे जैव विविधता रहेगी, कैसे वन्य जीव रहेंगे, कौन सी वनस्पति उगेगी, है ना। ये हमने बताया था कि वर्षा का वितरण पता होना चाहिए, उच्चावच पता होना चाहिए, कैसी प्राकृतिक बनावट है भूभाग की, वो बहुत ही ज़्यादा इस पर निर्भर करेगी। तो धरातल में सबसे पहले हमें भूभाग जानना पड़ेगा। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कैसे? क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। देखिए, पर्वत पे अलग होगी, पठार पे अलग होगी, मैदान में अलग होंगी। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। उबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणियों को क्या मिलता है? आश्रय मिलता है। तो भूभाग एक बहुत बड़ा कारण है कि वनस्पति और वन्य जीव वहाँ पर कैसे होंगे। दूसरा, हम जानते हैं मृदा के बारे में। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो कि विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। भारत में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, वो खेती के लिए, कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। काली मृदा है, जहाँ पर कपास वगैरह उगाया जाता है। ठीक है, हमें कुछ ऐसे भाग भी मिलते हैं पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर क्या जंगल भी हैं, वहाँ पर जैव विविधता अलग होगी। तराई क्षेत्र में क्या होगी? जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। तो मृदा एक आधार है, जिसके आधार पर हम देख सकते हैं वनस्पति अलग होगी। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब आप देख रहे हैं, अगर मरुस्थल होगा तो वहाँ पर पानी क्या होगी? पानी की कमी होगी, तो वहाँ पे झाड़ियों के जो पत्तियाँ होंगी या पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होंगी वो कांटों में परिवर्तित हो जाएंगी। तो मृदा की वजह से ही तो ऐसा हो रहा है। पर्वतों की ढलान में जहाँ मृदा की परत गहरी है, वहाँ पर कैसे वन पाए जाएंगे? शंकुधारी वन पाए जाएंगे, क्योंकि ऊपर बढ़ने पे क्या होगा? तापमान ठंडा होता जाएगा, तो शंकुधारी वृक्ष होंगे अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए। तो पहला तो जो कारक हो गया, हमने क्या पढ़ा? धरातल के बारे में। धरातल में दो फैक्ट हमने देखे, भूभाग के बारे में और मृदा के बारे में। अब जानते हैं जलवायु। जलवायु भी निर्भर करती है, जलवायु पे भी निर्भर करेगी वनस्पति कैसी वनस्पति होगी। सबसे पहले तापमान। तापमान क्यों ज़रूरी है? देखिए, सूर्य की रोशनी में ही तो पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो तापमान की तो आवश्यकता होगी। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। देखिए, भारत में ज़्यादातर जो हैं पौधे पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय पाए जाते हैं, जैसे पर्णपाती हो गए, सबसे ज़्यादा क्षेत्र इनका होता है, फिर सदाबहार हो गए। लेकिन जब बात की जाए ऊंचाई पर जाने पे, तो ऊंचाई में क्या होगा? तापमान गिरेगा। तापमान गिरेगा तो वहाँ पे पौधे इतने ज़्यादा नहीं पनप पाएंगे। वहाँ पे क्या होगी? किस तरह की होगी? वहाँ पे वनस्पति शीतोष्ण हो जाएंगी, अल्पाइन वाली हो जाएंगी। आगे देखते हैं। और सूर्य का प्रकाश, मैंने बताया ना, देखिए तापमान और सूर्य का प्रकाश तो निर्भर करेगा। सूर्य के प्रकाश होगा, सूर्य के प्रकाश से ही तो भोजन का निर्माण होगा। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल की ऊंचाई, ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। देखो क्या होता है, जो भूमध्य रेखी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य का ताप अच्छा खासा मिलता है, तो यहाँ पर वनस्पतियाँ अच्छे से ग्रोथ कर पाती हैं। लेकिन जब ठंडी क्षेत्रों में देखें तो तापमान में भी गिरावट होती, सूर्य का प्रकाश भी नहीं मिल पाता है, तो क्या होंगी? वहाँ पर वनस्पति दूसरे प्रकार की होंगी। जो गर्म वाले क्षेत्र होंगे, गर्मी की ऋतु में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश मिलता है, प्रकाश संश्लेषण से ज़्यादा बढ़ते हैं। अब हम आगे समझते हैं। अगला कारक है वर्षण। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून जून से लेकर सितंबर तक, और जब पीछे हटते हैं उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। देखिए, सूर्य का ताप अच्छे से मिल रहा है और पानी भी मिल रहा है, तो भोजन तो बनेगा और बड़े बड़े पत्तियाँ, बड़े बड़े पौधे होंगे, उनमें ग्रोथ होगी। तो वर्षण भी एक तरह का कारक है। आप देखेंगे जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा ना वर्षण, तो कहाँ पर 400 सेंटीमीटर की बारिश है लगभग, जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश है वहाँ वनस्पति अलग होगी। जहाँ 400 सेंटीमीटर तक है वहाँ पर कैसे होंगे? वहाँ पर वैसे होंगे जिनकी पत्तियाँ नहीं झड़ती हैं, ऐसे टाइप के होंगे। पर्णपाती वहाँ मिलेंगे जहाँ पे बारिश कम है। कटीली कहाँ पे मिलेंगे? जहाँ पर कि पानी की बिल्कुल कमी है। और जो हम सदाबहार वनों की बात करें, जहाँ पर 400 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही, वहाँ कैसे मिलेंगे? वहाँ सदाबहार वन होंगे। क्यों? क्योंकि उनको वर्षा की मात्रा अच्छी मिल रही है। आगे पढ़ते हैं।
वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। देखिए वनस्पति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र बहुत ही कम हो रहा है। देखिए धीरे धीरे जैसे वन क्षेत्र कम हो रहा है तो जो वन्य जीव हैं वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं। उनकी कुछ भी देखते हम लोग देखते बहुत से प्राणी ऐसे हैं जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, ख़त्म होने के कगार पे है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जंगलों की मांग, जो जंगल कट रहे हैं और वहाँ पर क्या कृषि कार्य या उद्योग स्थल बन रहे हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अब सन 2003 की बात की जा रही है। इनमें वनों का जो कुल क्षेत्रफल था वो लगभग 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों में को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल, जहाँ प्राकृतिक वनस्पति शेष भागों में क्या है, मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। अब देखिए ये पुरानी रिपोर्ट दी गई है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो हर 2 साल में आती है, उसके बारे में दिया गया है। भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? 21.67%, है ना। वनस्पतियों के प्रकार पढ़ने से पहले हम सबसे पहले सारणी को देख लेते हैं। जैसी वार्षिक वर्षा और तापमान होगी वैसे ही हमने बताया कि वनस्पति डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो वनस्पति देखते हैं हम सबसे पहले। उष्ण टाइप की जो वनस्पति है वो कहाँ पे मिलेगी? जो 24 डिग्री सेंटीग्रेड से जहाँ पर अधिक तापमान होगा, ठीक है। और देखा जाए मतलब कि जो मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे 18 डिग्री सेंटीग्रेड से, देखो ये तापमान जो दिया गया पूरे साल का दिया गया है, मतलब वार्षिक जो तापमान है वो कितना होगा? लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। लेकिन आप जनवरी या ठंडे मौसम में कितना देखेंगे? यहाँ पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। तो यहाँ पर देखेंगे उष्ण में कोई पाला नहीं पड़ता, कोई भी ठंडी नहीं होती है और यहाँ पे वनस्पति अच्छे से ग्रो कर पाती है। उपोष्ण की बात करें, अब यहाँ पे तापमान थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ पे जो वार्षिक तापमान है वो लगभग 17 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और जनवरी ठंडी के मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर कितना रहता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर कभी कभी पाला भी पड़ता है। शीतोष्ण की बात करें, यहाँ पर और तापमान कम हो जाएगा, तो 7 डिग्री से लेकर के 17 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे साल का तापमान रहता है। और जब जनवरी मौसम की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही ठंडा मौसम हो जाता है, -1 डिग्री सेंटीग्रेड से -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और यहाँ पर पाला भी पड़ता है और कभी कभी बर्फबारी भी होती है। अल्पाइन क्षेत्र जो बहुत ही कम तापमान जहाँ पे होता है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ पे औसत तापमान कम होता है और -1 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम यहाँ पर जनवरी के मौसम में तापमान होता है और बर्फ़ भी यहाँ पे जमी रहती है। ये कुछ वनस्पति खंड हैं, इनको देख करके आप समझ सकते हैं कि कैसी वनस्पति उष्ण होती है, उपोष्ण वाले क्षेत्र में कैसा तापमान होता है, शीतोष्ण और अल्पाइन में कैसा होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं वनस्पति के प्रकार। वनस्पतियों के जब हम प्रकार पढ़ेंगे उनमें सबसे पहला प्रकार है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा प्रकार है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, चौथा है पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ये 5 प्रकार के हम अभी भारत में वनस्पतियाँ पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं वनों के क्षेत्रफल के बारे में। एक रिपोर्ट है, उसका ग्राफ हमें प्रस्तुत किया गया है, वो लगभग 2013 से 14 का है। ऐसे ही आप बाकी के साल का भी डाउनलोड करके देख सकते हैं नेट पे, बट अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी क्षेत्रफल है, कोई भी राज्य है, उसके क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है जहाँ वहाँ पे वन है, ठीक है। तो देखते हैं आंध्र प्रदेश में देखेंगे वनों का क्षेत्रफल, देखिए लगभग 15% आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, लगभग 80%, और उससे भी ज़्यादा है आगे क्षेत्रों में, वो भी हम लोग बात करेंगे। असम में देखिए लगभग 35% है। बिहार में काफ़ी कम है, यहाँ पर देखिए 5% तक ही इसको बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आप देखिए 40% से थोड़ा सा ऊपर है। गोवा में
इसके क्षेत्रफल का 60% वन पाया जाएगा। गुजरात में भी काफ़ी कम है, 5% तक, और हरियाणा में तो मुझे लगता है 5 से भी कम दिया गया है, ग्राफ के हिसाब से समझ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो 25 से ऊपर लगभग 30 तक पहुंच रहा है। हिमाचल प्रदेश में वन भी कम है। जम्मू और कश्मीर में देखिए सिर्फ 10% है। झारखंड में भी देखेंगे लगभग 30% है। कर्नाटक में 20% तक। केरल की बात करें यहाँ लगभग 45% है। मध्य प्रदेश का कितना भाग है? 25% जो भाग है वो वन का है। महाराष्ट्र में 15%। मणिपुर में आप देखिए जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी हैं राज्य, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वनस्पति देखने को मिलेगी। तो अब हम मणिपुर में देखते हैं, यहाँ लगभग 75 से 80%, लेकिन अभी यहाँ पे देखते हैं मैप के अकॉर्डिंग तो 75% है। मेघालय में भी 75% है। मिजोरम में देखेंगे सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है 90%। इसके क्षेत्र का 90% भाग वन है। नागालैंड में देखते हैं 80%, किसके बराबर है? अरुणाचल प्रदेश के बराबर। उड़ीसा में देखते हैं 30% से भी ज़्यादा। पंजाब और राजस्थान में लगभग 5-5% ही है। सिक्किम में देखते हैं तो 45% के आसपास। तमिलनाडु का अगर ग्राफ हम लोग देखते हैं तो ये लगभग 20%। ओके, त्रिपुरा में भी देखिए ज़्यादा है। मैंने बोला ना इधर वाले रीजन में बारिश अच्छी मात्रा में होती, वर्षण अच्छा है, तापमान भी ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वनस्पति ज़्यादा प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, लेकिन मानव का हस्तक्षेप भी यहाँ पर कम है, इसलिए वन का आवरण अच्छा खासा है। तो त्रिपुरा में देखते हैं लगभग 75%। उत्तर प्रदेश में देखिए कितना कम है, लगभग 5%। उससे ज़्यादा उत्तराखंड में है, और यहाँ पे देखते हैं 55% है। पश्चिम बंगाल में 15। अंडमान निकोबार में भी देखिए 80% से भी ज़्यादा है। अब बात करते हैं चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में 15%। दादरा व नागर हवेली में देखते हैं 45। दमन और दीव में 5% तक। लक्षद्वीप में देखिए 85%, और पुदुचेरी में 10%। ये ऐसे ही हम लोग एक आइडिया ले सकते हैं, इनसे हम लोग समझ सकते हैं वनस्पति वनों का भाग कहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए देखने के लिए पढ़ा है हमने। अब हम लोग एक एक करके सारे वनों को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं इस चित्र के माध्यम से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं जो 1.5 मीटर तक जो वनस्पति मिलेगी वो झाड़ी की परत होगी। लगभग जब 5 मीटर ऊपर तक बढ़ेंगे, ये देखिए तो यहाँ पर नवीन वृक्ष दिए गए हैं, लगभग 20 मीटर तक देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र झाड़ी का है, फिर उष्ण जो कटिबंधीय है यहाँ पर लगभग पर्णपाती तक मिल जाएंगे। देखिए सदाबहार वनों की अधिकतम ऊंचाई देखिए कितनी है, यहाँ तक आई हुई है। ठीक है, 40 मीटर वितान परत है, और जो निर्गत परत है वो 60 मीटर से भी अधिकतम ऊंचाई वाली है। तो ये सदाबहार वन है। देखिए ऐसा नहीं है कि इनके पत्ते नहीं झड़ते हैं, इनके भी झड़ते हैं, किंतु एक साथ नहीं झड़ते हैं, इसलिए हमेशा हरे भरे हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग अब इसको पढ़ते हैं एक एक करके, सारे जो क्लासिफिकेशन हमें दिए गए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रथम प्रकार के जो है, उसमें सबसे पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन को पढ़ते हैं हम लोग। ये वन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। देखिए जो भी क्षेत्र दिए गए उनको तो खासकर लिख दीजिए। उष्णकटिबंधीय वर्षावन डालिए और उसके क्षेत्र लिखिए। पश्चिमी घाट जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग और तमिलनाडु का तट, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ये क्षेत्र भली भांति विकसित है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, इसलिए किस प्रकार की वनस्पति मिलेगी? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अभी हमने पढ़ा था जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी, गर्मी होगी और आर्द्रता रहेगी, वहाँ पर वनस्पति अच्छी मिलेगी। अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ उगती हैं, और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं हमें। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष हैं, एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिए क्योंकि इन्हीं से ही प्रश्न बनता है। सबसे पहला कौन सा है? आबनूस, जिसको अबोनी भी बोलते हैं। आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिंकोना।
ठीक है, व्यापारिक महत्व के भी हैं ये वृक्ष। नाम फिर से याद कर लीजिए, आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जो जानवर हैं उनमें कौन कौन से हैं? प्राणी देखते हैं हम लोग इसमें, वन्यजीव प्राणी। हाथी है, बंदर है, लैमूर है और हिरन है। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। तो जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलेंगे वहाँ पर क्या होगा? इस प्रकार की वनस्पति है, आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना। और वन्यजीव कौन कौन से हैं? हाथी, बंदर, लैमूर और हिरन। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिमी बंगाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ और कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। अब दूसरा जो प्रकार पढ़ने वाले हैं वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो अपने पत्ते क्या करते हैं? गिराते हैं जब पानी की कमी इन्हें होती है। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मानसूनी वन भी कहते हैं। और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र में विस्तृत है भारत में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखिए, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक थी वहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन पाए जा रहे थे जो सदाबहार वाले थे। लेकिन 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होगी, वहाँ कैसे वृक्ष मिलेंगे? वहाँ वन मिलेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्यों? क्योंकि ये शुष्क वाली जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें क्या करते हैं? लगभग 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी इन्हें ना हो पाए। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। देखिए, आर्द्र और शुष्क इनमें विभाजित किया गया जल की उपलब्धि के आधार पर। जहाँ पर क्या होगा? इनमें आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होगी, उन्हें क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भाग कौन कौन से? उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपाद। देखिए, सारे पूर्वी भागों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में और हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों में, जैसे झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, इन सब में क्या मिलेगा? यहाँ पर ऐसे वन पाए जाएंगे। सागौन सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इन वृक्षों का। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बाकी के एग्जाम्पल देखते हैं। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती आर्द्र वन में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? सागौन सबसे इम्पॉर्टेंट, फिर बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत। और यहाँ पर वर्षा कितनी मिलेगी? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। क्षेत्र कौन कौन से हैं? देश के जो पूर्वी भाग हैं, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपाद वाला रीजन, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम घाट के पूर्वी भाग। ये हमने पढ़ लिया है, आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे। अब देखो, 70 से सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर जहाँ पर बारिश होगी वहाँ पे शुष्क पर्णपाती मिलेंगे। आर्द्र पर्णपाती तो हमने पढ़ लिए। ये वन कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में भी पाया जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार में जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की बारिश होगी वहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में ज़्यादातर ये वन देखने को मिलेंगे। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः यहाँ पे कौन कौन से हैं? सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। याद रखिएगा एग्जाम्पल, सागौन, साल, पीपल, नीम तथा सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। ये देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जो क्या करते हैं? शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब इस प्रकार के वनों में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? प्रायः सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी। यहाँ पर ये इस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। पक्षियों में विभिन्न प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पर पाए जाते हैं। 2 प्रकार हमने पढ़ लिया। तीसरे हैं कटीले वन तथा झाड़ियों के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। अब जहाँ भी 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी वहाँ पे क्या होंगे? कटीले वन तथा झाड़ियाँ होंगी। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है
वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति कहाँ होगी? देश के उत्तर पश्चिम भागों में, जिनमें कौन कौन से राज्य आएंगे? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र यहाँ पर क्या है होते हैं। अब देखते हैं इसमें एग्जाम्पल बाकी के। अकासिया खजूर जिसको पाम बोलते हैं, यूफोर्बिया और नागफनी कक्टाई के जो होते हैं कैटेगरी के क्लास के पौधे, वो भी यहाँ पे वृक्ष पाए जाएंगे। अब यहाँ पे अकासिया खजूर जिसको पाम बोलते हैं, यूफोर्बिया और नागफनी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं और क्या होती है, इनकी जड़ें लंबी होती हैं। लंबी क्यों होती? जैसे निचले क्षेत्र से भी जो भूजल है उसको खींचने के लिए जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। देखो पत्तियां इसलिए छोटी होती हैं कि जो स्टोमेटा होता है वो पाया जाता है पत्तियों में, जो वाष्पीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जब पत्तियां छोटी होंगी तो वाष्पीकरण भी कम होगा, तो पानी का कम ह्रास होगा, जिससे क्या होंगी, ये अपने आप को जीवित रख सकेंगी। इस चित्र से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैक्टाई कैटेगरी, नागफनी वगैरह है ना, ये देखिए बबूल वगैरह, इस तरह के कटीले वन तथा झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाएंगी। वन्यजीव में इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊँट पाए जाते हैं। देखिए आप लोग एक लिस्ट बना सकते हैं। इसके नोट्स बनाने के लिए छोटे से आप सारे क्लास एक बार लिख लीजिए। एक पेज में 5 तरह का क्लासिफिकेशन लिखिए, कौन कौन से तरह की वनस्पति है वो लिखिए, उसका क्षेत्र लिखिए, क्षेत्र के नीचे लिखिए पहले तो वो कितने प्रकार के, जैसे पर्णपाती वन, आर्द्र और शुष्क थे तो उनको लिखिए। अब उनके बारे में जानकारी लिखिए। सबसे पहले बारिश कितनी होती है, यहाँ पे वर्षा कितना है, जैसे किसी में है 200 सेंटीमीटर से अधिक, लिखिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षण। फिर उसके नीचे लिख लीजिए किस प्रकार की वनस्पति है, उदाहरण लिखिए, ठीक है, जैसे सागौन वगैरह हो गए, वो उसके एग्जाम्पल लिख लिए। दूसरी प्रकार की वनस्पति में ऐसे ही करिए। ऐसे 5 की टेबल बना लीजिए और सारे जीव लिख लीजिए। एक ही पेज में आपके शॉर्ट नोट्स बन के तैयार हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और याद भी हो जाएगा, और प्रश्न इनसे पूछे ही जाते हैं, तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए। अब हम पढ़ेंगे पर्वतीय वन के बारे में। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। जैसे देखिए जब हम ग्लोब में देखते हैं तो ऊपर बढ़ने के साथ साथ हमें क्या होता है, अंतर दिखाई देता है इन प्रदेशों में। जैसे भूमध्य क्षेत्र वाला, फिर हम देखते इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला, फिर उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला, शीतोष्ण वाला हो गया, फिर शीत हो गया। इसी तरह जो कटिबंध है, इसी प्रकार हम वनस्पति में भी क्या देखते हैं, अंतर हमें देखने को मिलता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में कैसे मिलेंगे, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय, एग्जाम्पल लिख लीजिए ओक और चेस्टनट। फिर क्या है, 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच कैसे मिलेंगे, शंकुधारी मिलेंगे, ये शंकुधारी, ठीक है। इन वृक्षों के एग्जाम्पल हैं चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर या साइडर भी बोलते हैं इसको, आप देख लीजिए, ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे कौन से मिलेंगे, शंकुधारी वृक्ष मिलेंगे, चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस और सीडर। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भाग में पाए जाएंगे। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से ऊंचाई जब अधिक होगी तो वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन के और घास के मैदान पाए जाएंगे, जो कि अल्पाइन वनस्पति होती हैं। इनमें एग्जाम्पल देखिए सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च, इनके मुख्य एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से हैं, सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं, वृक्षों के आकार क्या होंगे, छोटे छोटे होते जाएंगे। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल
ये घुमक्कड़ जातियां हैं, उनके द्वारा पशु चारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस लाइकेन, जिसको लिशन हिंदी में लिखा हुआ मॉस लाइकेन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, देखिए ऊंचाई वाला क्षेत्र क्या है, हिमालय वाले रीजन में हो गए ना, ढलान वाले क्षेत्र में हमने अभी पढ़ा। तो यहाँ पर क्या क्या वन्य जीव मिलेंगे, कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं पे रेड पांडा, लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं पे लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ और बकरियां यहाँ पर पाई जाती हैं। ये देखिए, ये हमने अभी जो पढ़े हैं इन वृक्षों के एग्जाम्पल देखिए, शंकुधारी भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। छोटे छोटे ऊंचाई जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वृक्षों में अंतर आता जाएगा वनस्पति में। अब जो हमें लास्ट पढ़ना है वो है मैंग्रोव वन। ये क्या होते हैं, तटवर्ती क्षेत्रों पे पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन के बारे में पढ़ेंगे। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा तथा गोदावरी, कावेरी इन नदियों के डेल्टा के भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इस वृक्ष का नाम क्या है, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। और क्या क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। नारियल, ताड़, क्योड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्या क्या मिलेंगे, रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए मिलेंगे, मगरमच्छ, घड़ियाल और कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। देखिए, जो सुंदरी वृक्ष है ये गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के पास पाई जाती है और इसी के नाम पे उस डेल्टा का नाम क्या पड़ा है, सुंदरवन डेल्टा पड़ता है। बहुत सुंदर कोई वृक्ष नहीं है, मैंग्रोव वृक्ष है, इसका नाम है सुंदरी और उसी पे इस डेल्टा का नाम पड़ा है सुंदरवन डेल्टा। देखिए, भारत की प्राकृतिक वनस्पति को हमें समझना है तो इस मानचित्र से बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। जैसा वार्षिक वर्षा का वितरण और तापमान था वैसी वनस्पति है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहाँ पर क्या होगा 100 से 200 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 200 सेंटीमीटर से अधिक जो बारिश हो रही थी वो क्या हो जाएंगे, वो सारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। इनके क्षेत्र देखिए लक्षद्वीप वाला, पश्चिमी घाट का तटवर्ती क्षेत्र, तमिलनाडु वाला क्षेत्र है ना, अंडमान निकोबार में भी देखिए है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर है, जहाँ पर वर्षा का वितरण अधिक है, ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र। यहाँ से बढ़ेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारा क्षेत्र किस में आ जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वाले वन यहाँ पर पाए जाएंगे। अब दूसरे प्रकार के हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और हमने अभी पढ़ा भी था इसका क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। ये देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये सब किसके अंदर में आएगा, ये आ जाएगा यही जहाँ पर 70 से लगभग 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है। इसमें पर्णपाती आर्द्र भी आ जाएंगे और शुष्क भी आ जाएंगे। ठीक है, अब हम तीसरे प्रकार के समझते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र होगा। और ये पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है, ये देखिए ये वाला पूरा रीजन, और इसके साथ साथ सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश है ना, ये किस में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हिमालयी क्षेत्र है और यहाँ पे क्या होगी, पर्वतीय प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। आगे देखते हैं मैंग्रोव। मैंग्रोव देखिए जो भी डेल्टा वाला क्षेत्र है वहाँ पर किस प्रकार के मैंग्रोव वन पाए जाएंगे, दिख रहा है सबको। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, देखिए जो वृष्टि छाया प्रदेश है यहाँ पर। और उसके अलावा जहाँ पे वार्षिक वर्षा का वितरण बहुत ही कम है उन क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा का कुछ क्षेत्र हो गया, वहाँ पर ऐसी वनस्पति देखने को मिलेगी। देखिए इस मैप के जरिए से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार की है। एक बार ये मैप जरूर आप लोग देखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए मैंग्रोव वन का चित्र भी देख लीजिए। इनकी जो ये जड़ हैं क्या है, पानी में डूबी हुई हैं और ये बहुत मजबूती से ये तटों पर उपस्थित होते हैं। इनकी वजह से जो ज्वार भाटा आते हैं या फिर सुनामी आती है उनको रोकने का भी ये काम करते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। कुछ औषधि पादप की जानकारी यहाँ पर दी गई है, उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं।
भारत के प्राचीन समय में अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन किया गया और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और जिसमें इसमें 49 है पादपों को विनष्ट होने की खतरा है। आगे क्या है, भारत में प्रायः औषधि के प्रयोग होने वाले कुछ पादप है। देखिए, ये जो लाल सूची के अंतर्गत है, ये विश्व संरक्षण संघ के द्वारा बनाई जाती है, रेड लिस्ट जिसको बोलते हैं। इसमें हम उन पादपों को देखते हैं जैसे कौन से अभी अच्छी कैटेगरी में हैं या फिर कौन से उस लिस्ट में आते हैं जो अति संकटग्रस्त है, मतलब ख़त्म होने के कगार पे हैं या बिल्कुल जो ख़त्म हो गए हैं। इस तरह की अलग अलग सूचियाँ दी गई हैं, उनके आधार पर हम देखते हैं कौन सी वनस्पति अभी संकटग्रस्त है, ऐसे हमें जानकारी मिलती है। और आगे जो जानकारी दी गई है वो औषधि गुण वाले कुछ पौधों के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे कि सर्पगंधा। हमारे आयुर्वेद में इन सब का उल्लेख किया गया है, ठीक है। जैसे कि सर्पगंधा के बारे में दिया गया है, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और सिर्फ भारत में पाया जाता है। दूसरा है जामुन। पके हुए फल से इसका सिरका बनाया जाता है, जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन की शक्ति के गुण भी पाए जाते हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर किस लिए यूज किया जाता है? मधुमेह के रोग की सहायता के लिए। अगला है अर्जुन। अर्जुन का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, सड़कों के किनारों पे भी लगे हुए मिलते हैं। ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज के लिए यूज होता है और रक्तचाप की नियमितता के लिए भी यह बहुत लाभदायक है। आगे पढ़ते हैं बबूल। इस पत्ते की आंख की फुंसी के लिए भी लाभदायक है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम की बात करते हैं तो जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी, देखिए नीम के तो बहुत ही ज़्यादा उपयोग हैं, जितने भी बोले जाएं कम है, वो सबको पता है। नीम, तुलसी ये सब तो हमारे यहाँ डेली यूज़ ही किए जाते हैं। जुकाम और खांसी की दवा में तुलसी का यूज़ किया जाता है। आप लोग कई देखते होंगे कफ ड्रॉप्स आती हैं, है ना, किससे बनती हैं? तुलसी से बनी हुई होती हैं। कचनार देखेंगे, फोड़ा, अल्सर और दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है और इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है, ठीक है। तो कुछ ये पेड़ पौधे दिए गए हैं, ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनके बारे में हम जानकारी एकत्रित कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने किसी न किसी भी समस्या के समाधान के लिए। प्राणी के बारे में, तो वनस्पति की भांति भारत में विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है और यहाँ पर जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं और देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की भी प्रजाति पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है, मतलब हमारे यहाँ वन्य जीव कुल विश्व का कितना रहता है? 13% रहता है। मछलियाँ लगभग 2546 प्रजाति है मछलियों की, जो कि विश्व की 12% है, मतलब विश्व की 12% मछलियाँ हमारे यहाँ पाई जाती हैं और उन्हें प्रजातियाँ कितने प्रकार की? 2546। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं, 5 से लेकर के 8% तक। अब हम जानते हैं स्तनधारी जानवरों में कौन कौन से आते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में ये पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर भी हैं जो कि पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली वाले क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग जिसको गैजल बोलते हैं तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आगे पढ़ते हैं। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है और हर एग्ज़ाम में आता ही आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 को लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारत शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ कहाँ मिलेंगे? मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब बिल्ली की जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है, यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है।
जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंगा हो, भारत जो नीली भेड़ बोली जाती है, जंगली भेड़ तथा कियांग जिन्हें जंगली गधे कहते हैं, ये भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं पे लाल पांडा भी कुछ भागों में हमारे यहाँ मिलता है। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्र में क्या क्या मिलेंगे? कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। अब देखिए कितने अच्छे अच्छे फैक्ट हमें इस एनसीईआरटी से पता चल रहे हैं। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आदि क्षेत्रों में रहती है। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे हमें मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े जैसे फसलों को फलों और वृक्षों में परागण के लिए मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण हम लोग रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण भी अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलित हो गया। पारिस्थितिक तंत्र जो है हमारा वो असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां क्या है? संकट में हैं। अब देखिए, तथा 20 प्रजातियां तो विनष्ट भी हो चुकी हैं। काफ़ी वन्य जीवन प्रजातियां जो हैं वन्य जीव की वो संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन और वन्य जीव के बारे में हमें अभी पढ़ना है। अभी तक हमने क्या किया है? पूरे वनस्पति को हमने पढ़ लिया है और उनके भागों को देख लिया है। अब आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। सारे उदाहरण भी देख करके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।